हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका यूपी अध्ययन में। दैनिक जागरण न्यूज़पेपर की जो पहली जो न्यूज़ है उसमें निजी क्षेत्र की जो कंपनी है उसको 5वीं पीढ़ी का जो स्वदेशी, हमारे पास अपना कोई भी स्वदेशी लड़ाकू विमान नहीं है। आपको मैं बता दूं, हमारे पास जो सबसे उन्नत लड़ाकू विमान है वो 4.5 जनरेशन का है। और कौन सा है? राफेल। ठीक है। तो 5वीं पीढ़ी का स्वदेशी लड़ाकू विमान बनाने के लिए उसके लिए क्या चाहिए? एक इंजन चाहिए है। सबसे महत्वपूर्ण उसका इंजन ही होता है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि सबसे जो महत्वाकांक्षी हमारा स्वदेशी लड़ाकू विमान प्रोजेक्ट है AMCA। कौन सा? AMCA। इसका फुल फॉर्म क्या है? एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। तो इसको बनाने की दिशा में अपना कदम आगे बढ़ा चुकी है और उसने निविदाएं मांगी हुई हैं 3 कंपनियों से। 15,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। 3 कंपनी कौन कौन सी हैं? टाटा एडवांस्ड सिस्टम, लार्सन एंड टुब्रो एंड भारत फोर्ज। 5वीं पीढ़ी का जो स्वदेशी हमारा लड़ाकू विमान होगा उसमें स्टेल्थ फीचर होगा ही। और इसके प्रोटोटाइप बनाने के लिए इन 3 कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। इस बार HAL को इससे बाहर रखा गया है। और जो लड़ाकू विमान बनाने, जैसे USA में आपको पता है लड़ाकू विमान वगैरह कौन बनाता है? वहाँ की निजी कंपनी ही बनाती हैं। ठीक है, चाहे फिर बोइंग हो या फिर कोई अन्य कोई कंपनी हो। पहली उड़ान 2029 तक भरने का लक्ष्य रखा गया है। हाल ही में राजनाथ सिंह ने पुट्टपर्थी में इस विमान के लिए 2,000 करोड़ रुपए से बनने वाले कोर इंटीग्रेशन एंड फ्लाइट टेस्टिंग सेंटर की आधारशिला रखी थी। कहाँ पे? पुट्टपर्थी में। पहले प्रोटोटाइप के 2027 की शुरुआत तक बनकर तैयार होने, जबकि पहली उड़ान 2029 तक संभावित है कि यह हमारा जो स्वदेशी लड़ाकू विमान है 2029 तक पहली उड़ान भर ले। जो है स्वदेशी विमान है इसमें ट्विन इंजन वाला होगा। रडार से बचने के लिए वाली अत्याधुनिक स्टेल्थ कोटिंग होगी ताकि रडार इसको डिटेक्ट ना कर पाए। हथियारों को छिपाने के लिए इसमें इंटरनल वेपन्स भी होगा और AI पर आधारित इसमें प्रणालियों का यूज किया जाएगा और नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर जैसी उन्नत तकनीकें भी इसमें शामिल होंगी। जो शुरुआती चरण होगा तो उसमें जो मैंने बताया था इंजन सबसे इंपॉर्टेंट है, तो जनरल इलेक्ट्रिक का GE414 इंजन का यूज करेंगे जो कि एक अमेरिकी कंपनी है। यह विमान 2035 के बाद हमारी वायुसेना में शामिल हो जाएगी, ऐसा हमारा अनुमान है। चाइना के पास 5th जनरेशन का फाइटर जेट है लेकिन हमारे पास नहीं है। और अभी हाल ही में चाइना ने घोषणा की है कि वो उनका JF-35 है उसका एक्सपोर्ट वेरिएंट वो पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करने वाले हैं। यानी कि पाकिस्तान के पास भी 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान हो जाएगा, लेकिन हमारे पास नहीं है। हमारे पास केवल 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है। कौन सा? राफेल। अगली न्यूज है UCC लागू करने वाला भाजपा शासित राज्य कौन सा बना है? तीसरे नंबर का असम। पहले जो जिस गोवा में आपको पता है पुर्तगालियों का शासन था, वहाँ पर पहले से ही UCC लागू है। फिर उत्तराखंड ने UCC को लागू किया, इसके बाद गुजरात और अब असम UCC को लागू करने जा रहा है। UCC का उल्लेख हमारे जो DPSP उनमें आर्टिकल 44 में किया गया है। UCC का मतलब क्या होता है आपको समझना पड़ेगा। समान नागरिक संहिता क्या होती है? उसमें क्या होता है कि जो जो व्यक्तिगत मामले हैं जैसे तलाक है, उत्तराधिकार है, विवाह है और लिव इन रिलेशनशिप है, इन सबको नियंत्रित करने के लिए एक समान कानूनी ढांचा होगा। ऐसा नहीं कि अलग धर्म का अलग नियम है विवाह के लिए, तलाक के लिए, और दूसरे धर्म का अलग नियम है। सबको एक ही ढांचे में फिट किया जाएगा। जो असम में विधेयक लागू हुआ है उसमें बहुविवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आपको पता है जो मुस्लिम धर्म है वहाँ उसमें उनमें 4 शादी करने की अनुमति है, लेकिन यहाँ पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन अब अनिवार्य कर दिया गया है। जो भी कपल्स लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन करवाना अब अनिवार्य होगा। लेकिन जो ST सदस्य यानी कि अनुसूचित जनजाति के सदस्य उन पर विधेयक के प्रावधान लागू नहीं होंगे। जो मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ है, गवर्नमेंट ने क्या किया है? PDS में नया बदलाव करने जा रही है और सार्थक PDS नाम की नई योजना को मंजूरी दे दी है। 5 वर्षों में गवर्नमेंट इस पर 25,530 करोड़ रुपए खर्च करेगी और 31 मार्च 2031 तक यह योजना लागू रहेगी। जो नई राशन वितरण की व्यवस्था गवर्नमेंट सार्थक PDS ला रही है वह अधिक पारदर्शी होगी, तेज होगी और अधिक भरोसेमंद होगी और गरीबों तक सही मात्रा में अनाज पहुंचाया जा सकेगा, ऐसा इस योजना का लक्ष्य है। इससे कालाबाजारी और फर्जी राशन कार्डों पर भी रोक लगने की उम्मीद है। जो नई व्यवस्था इसका उद्देश्य है कि राशन वितरण की जो पूरी प्रक्रिया है उसको एक ही डिजिटल सिस्टम से जोड़ देना है। FCI की गोदाम से लेकर अंतिम राशन दुकान और लाभार्थी तक हर चरण की जो निगरानी है वो एकीकृत तरीके से अब की जाएगी। किस राज्य में कितना अनाज पहुंच रहा है, किस दुकान पर कितना वितरण हुआ है, कहाँ कितनी गड़बड़ी की आशंका है, तो ये इसको पता लगाना बहुत ही अब आसान हो जाएगा। जो गवर्नमेंट ने जो नई PDS स्कीम है उसका नाम रखा है सार्थक PDS।
31 मार्च 2031 तक लागू रहेगी। इस व्यवस्था में एआई, मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और ब्लॉकचेन जैसी तकनीकी का भी प्रयोग किया जाएगा। सिस्टम खुद पहचान सकेगा कि कहाँ पर वितरण धीमा हो रहा है, कहाँ अनाज की चोरी हो रही है, कहाँ फर्जीवाड़े की आशंका है, और रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम भी तैयार किया गया है। राज्यों में कमांड एवं कंट्रोल सेंटर बनाए जाएंगे जहाँ पूरे पीडीएस नेटवर्क पर नजर रखी जा सकेगी। यानी कि कुल मिला के जो लीकेज की पीडीएस में बहुत बड़ी समस्या है, उस पर कसने की तैयारी गवर्नमेंट कर रही है। साथ में एक अच्छा पॉइंट है कि जो राशन डीलर का कमीशन बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि कमीशन बहुत कम होता है और बहुत में जो मैक्सिमम लीकेज होता है वो राशन डीलर ही करते हैं। सार्थक का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है स्कीम फॉर असिस्टेंट इन राशन ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग इनकम विद ऑटोमेशन इन पीडीएस। इस योजना की प्रमुख जो विशेषता है वो है कि डिजिटलीकरण, इसमें एआई, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन जैसी तकनीकों का प्रयोग किया जाएगा। लीकेज एवं भ्रष्टाचार कम होगा, एंड टू एंड ट्रैकिंग होगी, राशन परिवहन को भी, ट्रांसपोर्टेशन को भी मजबूत किया जाएगा। राज्यों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। जो फेयर प्राइस शॉप है, उनको डीलर हैं, उनका मार्जिन बढ़ाया जाएगा। और वन नेशन वन राशन कार्ड को भी मजबूत करना इसका लक्ष्य है। सार्थक जो पीडीएस है वो एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसमें स्मार्ट पीडीएस जुड़ जाएगा। इंटर स्टेट फूड ग्रेन मूवमेंट असिस्टेंट, इसको भी मर्ज किया जाएगा। और एफपीएस डीलर जो मार्जिन सपोर्ट है वो भी इसमें मर्ज किया जाएगा। गवर्नमेंट ने जीएसटी कानून में संशोधन किया और 1 अक्टूबर 2023 से जो भी विदेशी ऑनलाइन गेमिंग कंपनी थी उनका पंजीकरण अनिवार्य कर दिया था। अगस्त 2023 में जीएसटी काउंसिल ने साफ कर दिया था कि ऑनलाइन गेमिंग जो भी प्लेटफॉर्म पर हैं उन पर दांव की पूरी राशि पर 28% जीएसटी लगाया जाएगा। यानी कि जो इस पर जीएसटी लगता है, और सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी है। ये बहुत ही मेंस के लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। कई जैसे कि हम जब मेंस का आंसर लिखते हैं तो कई जगह लिखते हैं कि जो हमारी यूनिवर्सिटी है और जो उद्योगों की डिमांड है वो पढ़ाई मैच नहीं कर रही है, वो उसकी पूर्ति नहीं कर पा रही है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक उद्योगों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए जो AICTE ने एक इंडस्ट्री फेलोशिप प्रोग्राम की शुरुआत की है। अब जो शिक्षक हैं वो अब उद्योगों के साथ जुड़कर व्यावहारिक अनुभव हासिल कर सकेंगे, ठीक है, ताकि वो बच्चों को भी सिखा पाएँ और बच्चे जो है वो इंडस्ट्री के अनुरूप स्किल को लें, उसके अनुरूप ही पढ़ाई करें। शिक्षक ही बदलते जो औद्योगिक परिवेश है, नई तकनीकी आधार उनसे जो नए शिक्षक हैं वो परिचित नहीं है। उद्योगों और उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच तालमेल मजबूत करने के क्रम में फेलोशिप प्रोग्राम शुरू किया गया है। AICTE से जो अनुमोदित संस्थानों के जो शिक्षक होंगे वो 1 वर्ष तक विभिन्न उद्योगों के संग काम करेंगे। शिक्षकों को हर माह 75,000 रुपये की फेलोशिप मिलेगी। वहीं जो संबंधित उद्योग है वो भी न्यूनतम 25,000 प्रति माह स्टाइपेंड भी देंगे, ठीक है। और किन किन विषयों में फेलोशिप दी जाएगी शिक्षकों को? AI, सेमीकंडक्टर, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री 4.0, स्मार्ट मोबिलिटी, अंतरिक्ष, रक्षा, सस्टेनेबिलिटी, हेल्थ केयर, एडवांस मटेरियल, कम्युनिकेशन सिस्टम और एग्रोटेक में। अगली न्यूज़ है उसमें ट्रांसजेंडर कानून पर सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार पहुंच गई है। क्यों? तो केंद्र सरकार ने क्या किया है कि जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 है, इसके खिलाफ जो हाईकोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने अपील की हुई है। क्यों की हुई है? इस जो 2026 का संशोधन अधिनियम है इसका विरोध LGBTQ का जो समुदाय है और मानवाधिकार कार्यकर्ता कर रहे हैं। क्योंकि इस जो विवाद की मुख्य वजह क्या है, इसमें आत्म पहचान का अधिकार, जो 2019 में अधिनियम आया था उसमें आत्म पहचान के अधिकार को रखा गया था, लेकिन 2026 वाले से आत्म पहचान के अधिकार को हटाया जा रहा है। जो LGBTQ समुदाय और मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं वो कह रहे हैं कि यह तो सर्वोच्च न्यायालय ने जो नालसा फैसला दिया हुआ था उसका उल्लंघन है। जो नया अधिनियम है उसमें सरकार चाह रही है कि आत्म पहचान नहीं करे, यानी कि कोई भी अगर LGBTQ है तो वो ये नहीं बता सकता खुद से कि वो ट्रांसजेंडर है। उसके लिए मेडिकल बोर्ड का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। यानी कि एक मेडिकल बोर्ड है वो बताएगा कि आपका लिंग कौन सा है, ठीक है, आपको वहाँ से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, जिससे LGBTQ समुदाय अपनी गरिमा और निजता के अधिकार का उल्लंघन बता रहे हैं। जो अगली न्यूज है, भारत का जो पहला और स्वदेशी, आपको दोनों याद रखना, पहला भी और स्वदेशी है, सुपर प्रेशर बैलून लॉन्च किया गया है। रेड बैलून एरोस्पेस ने देश का पहला स्वदेशी सुपर प्रेशर बैलून लॉन्च किया हुआ है। इसमें 7 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के व्यावसायिक पेलोड ले जाएंगे। सुपर प्रेशर जो बैलून होता है वह हाई एल्टीट्यूड वाले गुब्बारे होते हैं। कहाँ से इसको लॉन्च किया गया? इसको लॉन्च किया गया है विजयवाड़ा से, इंदिरा गांधी स्टेडियम से लॉन्च किया गया है। यह करीब 25 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचा है, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या है? जो SPV होते हैं बहुत सस्ते होते हैं और सैटेलाइट द्वारा किए जाने वाले वो सभी कार्यों को करने में भी सक्षम होते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमें उतना खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा सैटेलाइट लॉन्च करने जितना, लेकिन हमें काम उतना ही करना है। कुल मिला के एक जुगाड़ी आप समझिए। अंतरिक्ष क्षेत्र में $8 अरब का जो उद्योग है, हमारा जो स्पेस सेक्टर
वो $8 अरब का एक उद्योग है, लेकिन हम गवर्नमेंट चाह रही है कि वो अगले दशक में बढ़ के $40 अरब का अंतरिक्ष उद्योग भारत बन जाए। जो अगली न्यूज़ है वो है लेह में 11,400 फीट की ऊंचाई पर सिंधु नदी पर देश का पहला हिमालयी रॉक चेक डैम तैयार हो गया है। लद्दाख के लेह में पानी की कमी को दूर करने के लिए उपसी क्षेत्र में, कौन सा उपसी, उपसी क्षेत्र में 11,400 फीट की ऊंचाई पर सिंधु नदी पर देश का पहला हिमालयी रॉक चेक डैम तैयार किया गया है। इस डैम में गर्मियों में 4 करोड़ लीटर पानी को स्टोर करना संभव होगा। यह डैम पर्यावरण के अनुकूल है, कम लागत वाला है और सिंचाई की जो समस्या है उसकी समाधान करेगा। अगली न्यूज है करंट अफेयर्स के लिए। पेम्पा सेरिंग को क्या है 17वीं निर्वासित तिब्बती सरकार के प्रधानमंत्री की उन्होंने शपथ ली है। किसने? पेम्पा सेरिंग ने दूसरी बार शपथ ली है। बस इतना ही आप जान लीजिए। ब्रिक्स अकादमिक मध्यावधि सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा है? देहरादून। ब्रिक्स अकादमिक मध्यावधि सम्मेलन की मेजबानी पहली बार 29 मई 2026 को देहरादून करेगा और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी कि ORF एंड रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज और दून विश्वविद्यालय तीनों के सहयोग से यह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसी के साथ आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको कवर कर लिया गया है। इसमें मैं केवल प्री और मेंस के लिए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन्हीं को कवर करता हूँ। पूरा न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिए, लेकिन काम की चीज़ें सिर्फ इतनी ही होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसे ही न्यूज़पेपर आपको मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।